अरे वो गंवार कहाँ मर गई, मेरे कपड़े भी नहीं निकाली अभी तक। सुधीर अपने कमरे में नहाकर आता है। बालों में तौलिया भी घुमाते हुए वो जोर से चिल्लाया। तभी रेखा बर्तन धो रही थी। उसने अपने हाथ को धोया और अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ को पोंछते हुए कमरे में आई और कहा, देखिए जी, ये कपड़ा रखा तो है आपका। सुधीर कपड़े की तरफ लपका और पहनने लगा। तभी कहता है कि महारानी कहाँ चली, नाश्ता बना है कि वो भी होटल से ही मंगाना पड़ेगा। रेखा कहती है कि अभी लाई जी। इतना कहकर वो किचन की तरफ लपकी और एक थाली में दही और पराठा लेकर आई। सुधीर नाश्ता करने बैठा है, तभी उसका मुंह फिर से बिगड़ जाता है। गवार, तूने क्या इसमें मिर्ची ही डाली है और कुछ नहीं? कैसे खाऊं? तू सोचती है कि मैं भूखा चला जाऊं ऑफिस और मेरे जाने के बाद तू ठूस ठूस के खाए। इतना कहने के बाद रेखा कहती है, नहीं जी, ऐसा नहीं है, रुकिए ना, मैं आपके लिए सादा पराठा बनाकर लाती हूँ। सुधीर ने थाली उठाकर पटक दिया और कमरे की तरफ जाने लगा। तभी रेखा सामने आकर कहती, मत जाइए जी, रुकिए ना, मैं आपके लिए कुछ दूसरा बना कर आती हूँ। अरे गवार, साइड हट। इतना कहकर सुधीर ने उसके गाल में एक थप्पड़ जोड़कर जड़ दिया। रेखा वहीं जमीन पर गिर गई। सुधीर दरवाज़ा खोलकर तूफान की तरह अपनी गाड़ी उठाया और ऑफिस चला गया। रेखा वहाँ थोड़ी देर तक रोती हुई बैठी रही। ये सारा नज़ारा उसकी जेठानी मीना देख रही थी। यह सारा दृश्य उसकी जेठानी मीना देख रही थी। अपना दिल महसूस कर अपने को कंट्रोल में किए हुए थी। वो देवरानी जेठ के बीच में यह सारा दृश्य उसकी जेठानी मीना देख रही थी। वो पति पत्नी के बीच में आना उचित नहीं समझी। उसने कई बार रेखा को समझाया भी था कि तू अपने पति को जब शांति मौन में रहे, उसका मन प्रसन्न रहे, तब उसे समझाया करो कि इस तरह से घर में व्यवहार ना करे, घर में बच्चे भी हैं, बुरा असर पड़ता है। लेकिन शायद रेखा समझाती नहीं थी या कि सुधीर के समझ में नहीं आता था। रेखा ने मिलकर अपनी जेठानी के साथ घर का सारा खाना बनाया, लेकिन वो खाने पर नहीं आई। मीना ने सास को खाना दिया, अपने पति और बेटे को और रेखा के बच्चे को भी खाना खिलाया, लेकिन रेखा खाने पर नहीं आई। मीना खाना खाकर अपने कमरे में गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, आज रेखा ने खाना नहीं खाया। आप अपने भाई को समझाते क्यों नहीं हो? आपका भाई इतना बड़ा तूफान खड़ा किया है आज घर में, लेकिन किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली। उस बिना माँ बाप की बेटी को मार के भी चला गया, लेकिन आप लोग कभी बोलते नहीं हो। क्या पत्नी के ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात है? और आपकी माँ, मैंने उन्हें भी कितनी बार कहा कि मम्मी जी, जब सुधीर खुशी मन में रहे तब आप उसे समझाया करिए कि इस तरह से घर में तूफान खड़ा ना करे। लेकिन मम्मी जी तो लगता है कि उससे ही डरती हैं, उसे इस घर में तूफान लाने के लिए ही पैदा की हैं। सुरेश मीना को शांत करवाते हुए कहने लगा, तुम शांत रहो, वो पति पत्नी के बीच की बात है, समय आने तक सब ठीक हो जाएगा। और हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाने को सोचा भी, तो तुमने देखा ना कि रेखा ने किस तरह से हम लोगों के साथ झगड़ा करके हम लोगों को ही शांत कर दिया। उसने कहा कि हमारे पति पत्नी के बीच की बात है, मैं अपने प्यार से अपने पति को संभाल लूँगी, इसीलिए मैं बार बार पति पत्नी के बीच में नहीं बोलता। अब मैं भी उसी समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब रेखा अपने प्यार से सुधीर को संभाल लेगी। उसी रात को जब सुधीर घर पे आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, अरे वो गवार कहाँ मर गई, जिंदा भी है कि नहीं, मुझे एक गिलास पानी लाकर दे। सुधीर की बात सुनकर रेखा पानी लाकर हाथ में देती है। सुधीर पानी पीता है, लेकिन वो पानी नॉर्मल था। सुधीर ने गिलास को दीवार की तरफ फेंक दिया। दीवार गिलास से टकराकर रेखा के सिर में जाकर लग गई। रेखा सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। सुधीर उठा नहीं। रेखा ने खून देखा और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मीना उसके कमरे में दौड़ी चली आई। उसने देखा कि रेखा का हाथ खून से गीला हो रहा था। तभी उसने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर मीना के सिर में बांधना चाहा। सुधीर ने खून देखा तो उसके पास गया और उससे कहा, भाभी, आप मेरी पत्नी से दूर रहिए। मैं आपको कितनी बार मना कर चुका हूँ कि आप हमारे
पति पत्नी के बीच में ना आया करे। उसने रेखा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए गाड़ी में बैठाया, उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ उसके सिर में 6 टाँके लगे। सुधीर वहाँ से तुरंत अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया। सुधीर ने अपनी पत्नी को एक बार भी न तो सॉरी बोला और ना ही एक बार रेखा से प्यार से उसका हाल पूछा। रेखा को रात को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही थी। तभी उसने सुना कि उसकी जेठानी उसके बारे में कुछ बातें कर रही थी। मीना अपने पति से कह रही थी कि आज का तूफान आपने देखा, ना तो एक शब्द माँ ने कुछ बोला और ना आपके मुंह से कुछ निकला। किस तरह से उस अनाथ लड़की के सिर में चोट लगी। आपके भाई ने आज उसे हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया। आखिर अब वो दिन दूर नहीं कि किसी दिन वो उसे मार देगा, वो खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। तभी सुधीर के भाई ने कहा, तुम ये मुझसे शिकायत करती हो, ये बताओ यदि तुम्हारे भाई इस तरह से कर रहे होते तब तुम क्या करती। तब मीना भड़क कर बोली, तुम मेरे भाई की बात करते हो? अगर मेरा भाई ऐसा कर रहा होता ना तो मैं उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर देती। और सुनो एक बात, मेरे घर में इस तरह से संस्कार दिए ही नहीं गए हैं कि अपने से बड़ों से इस तरह से बात करें। मेरे भाई अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आपके भाई के जैसे नहीं। ये बातें रेखा सुनी। वो बिना पानी पिए ही अपने कमरे में वापस आ गई। उसके मन में ये बार बार ये बातें झकझोर रही थी। उसे अपने पति को छोड़ देने मात्र से मन में सोचकर उसका दिल एक तरह से कांप उठा। फिर रेखा को रात भर नींद नहीं आई। वो इसी तरह से सोचती रही कि मैं सही हूँ या कि मेरी जेठानी सही बोल रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो इसी तरह से रात भर करवटें बदलती रही। दूसरे दिन सुबह उसका पति वापस से ऑफिस चला गया। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब तो रेखा के थोड़े से घाव भी ठीक होने लगे थे। एक दिन रेखा की सासू माँ ने घर में सफाई का काम निकाला। घर में जितने भी रद्दी पेपर थे, सारे पेपर को उन्होंने एक कबाड़ी को बुलाकर दे दिया। शाम को जब सुधीर आया तब संयोग बस वो पेपर ढूंढने लगा। उसे एक किसी खास तारीख का पेपर चाहिए था, लेकिन जब उसे घर में कहीं भी पेपर ना मिला तभी उसे पता चला कि माँ ने पेपर तो रद्दी वाले को दे दिया है। वो माँ के ऊपर बहुत चिल्लाने लगा, माँ को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा। माँ सह ना सकी और कमरे में चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। रेखा ने कहा, आप माँ को इस तरह से क्यों डांट रहे हो? रद्दी पेपर बेचने के लिए मैंने ही कहा था कि माँ जी ये पेपर किसी काम के नहीं है, आप बेच दीजिए। इतना सुनते ही सुधीर गर्म हो गया और रेखा के गालों पर एक थप्पड़ जड़ दिया। गवार, तूने माँ को आइडिया दिया था कि पेपर बेच दे, तभी तो नहीं, इससे पहले तो माँ ने कभी ऐसा मेरे साथ किया ही नहीं। माँ की हिम्मत ही नहीं हुई कि माँ मेरा सामान किसी और को दे दे। उसने रेखा को भी बहुत भला बुरा सुनाया। शाम को सब लोगों ने खाना खाया। मीना ने रेखा को कई बार आवाज़ दिया कि माँ जी उठिए, खाना खा लीजिए, लेकिन कमरे से मीना की सांस नहीं निकली। तो सबने सोचा होगा कि माँ गुस्से में सो गई, अब नहीं उठेगी। इसी तरह से रात भर माँ कमरे से नहीं निकली। दूसरे दिन सुबह मीना ने सोचा कि माँ ने रात को कुछ खाया ही नहीं था, इसीलिए उन्हें जल्दी से नाश्ता देना चाहिए। उन्होंने रेखा से कहा, रेखा सबसे पहले चाय माँ जी के कमरे में ले जाओ। रेखा चाय लेकर कमरे में गई। उसने द्वार से ही आवाज़ लगाना शुरू कर दिया थी, माँ जी चाय लेके आ रही हूँ, माँ जी उठिए चाय पी लीजिए। लेकिन कोई आवाज़ ना आई। तब रेखा चाय वहीं पर रखकर सासू माँ को उठाने की कोशिश करती थी। क्या देखती है, उनका पूरा शरीर अकड़ चुका था, आंखें उनकी सफ़ेद पड़ चुकी थी। वो ज़ोर से चिल्लाई, माँ जी। तभी सभी लोग दौड़ दौड़ कर कमरे में आए। बोले, क्या हुआ, क्या हुआ? रेखा ने कहा, माँ ने हम सबको छोड़कर चली गई। इस तरह से घर में रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। घर में दुख का माहौल छा गया। रोने की आवाज़ से कोलाहल मच गया। ऊपर से सुधीर अपनी पत्नी को ही चिल्लाने लगा, इस गवार की वजह से ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। इसने ही माँ को रद्दी पेपर बेचने के लिए कहा था। इसी की वजह से माँ इस दुनिया से गई है और अपमान नहीं सह पाई। इस अनपढ़ औरत ने मेरी माँ को खा लिया, मेरी माँ को मार डाला। उसने बहुत सुनाया रेखा को, लेकिन रेखा बेचारी क्या करती। उसकी तो जैसे आदत ही हो गई थी सुधीर की सारी बातें सुनने और सहने की। 13वीं के दिन रेखा के भाई
भी आए थे उसके सास के तेरवी में। उसी मेहमानों के सामने ही सुधीर ने अपनी पत्नी को फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो उसी तरह से उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। रेखा के भाई ने पहली बार सुना कि मेरी बहन के साथ इस तरह से जीजाजी व्यवहार कर रहे हैं। उसने कहा, सुधीर जीजाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये क्या बोल रहे हैं मेरी बहन को? मेरी बहन घर का सारा काम कर रही है, उसके बाद भी आप मेरी बहन को ही चिल्ला रहे हैं। इतना बोलना था कि सुधीर तुरंत उठ पड़ा और कॉलर पकड़ लिया। अबे, तू मेरे घर में आकर मुझसे ही जवान लड़ा रहा है? एक तो तू अपनी अनपढ़ गंवार बहन को मेरे गले बांध दिया है, कोई भी काम उससे सीधे तरीके से होता ही नहीं है, और दूसरे यहाँ आकर उसका पक्षपात कर रहा है। उसकी वजह से मेरी माँ मर गई। इतना कहकर सुधीर ने अपने साले को बहुत पीटा। उसके बीच बचाव के लिए रेखा भी सामने आई और सुधीर को झटके देकर छुड़ाई। कहने लगी, मेरे भाई को मत मारो। इस तरह से सुधीर ने उसे भी वहीं पर मारना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहन को उसने हाथ उठा दिया। अब तो रेखा का ये बिल्कुल मन बदल चुका था कि सुधीर अब कभी नहीं सुधरने वाला था। उसने कह दिया कि देखो, मेरे भाई के साथ जो व्यवहार किए हो वो अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। जब उसका भाई जाने लगा तब रेखा ने कहा, भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे आगे की पढ़ाई शुरू करनी है। सुधीर ने ये बात सुनी। तब उसने कहा, अरे गवार, तू कौन सा सरकारी नौकरी करने वाली है? तुझे कौन पूछेगा? जा जा जा, हाँ अभी चली जा तेरे भाई के साथ। रेखा का तो घर से जाना एक बहाना था। वो सुधीर के साथ अब रहना नहीं चाहती थी। सुधीर ने कहा, अगर तूने इस घर से कदम बाहर निकाल दिया तो तू इतना सोच ले, तू इस घर में कभी आ नहीं सकती। रेखा ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने भाई के साथ मायके चली गई। इधर मायके में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी भाभी भी उसकी खातिरदारी के लिए ही बैठी थी। घर आते ही उसकी भाभी ने सुनाने लगी, तेरी वजह से मेरा पति तेरे ससुराल में पीटा गया। अरे चुड़ैल, तू मेरे पति को मरवा कर भी चैन नहीं पाई, अब मेरे सिर पर बोझ बनकर आ गई है। रेखा को बहुत बुरा लगा। जो ससुराल में था वही मायके में। उसकी यहाँ भाभी भी तो पराई ही थी, कोई अपना उसका था नहीं। रेखा ने वहाँ अपना मुंह बंद रखना ही उचित समझा। एक दिन रेखा अपने बच्चे को गार्डन में घुमाने लेकर गई थी। तभी वहाँ अचानक से सुधीर आ जाता है और उसने देखा कि रेखा यहाँ पर अपने बच्चे के साथ झूला झुलाते हुए खिलखिलाकर हंस रही है। उसे बहुत जलन हुई। उसे रेखा को हंसता हुआ देख उसका पूरा खून जल गया। उसने अपने बच्चे को रेखा से छीन लिया और घर लेकर चला गया। रेखा उसके पीछे पीछे बहुत दौड़ी, चिल्लाई, सुधीर, बच्चा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, मुझे वापस दे दो, अभी वो छोटा है। लेकिन सुधीर ने एक बात ना सुनी। रेखा रोते हुए घर पे आई, अपनी भाई को सारी बात बताने लगी। भाभी ने कहा, महारानी किसी के साथ गप्पे लड़ाती रही होगी और सुधीर को उसका बच्चा दिखा होगा कहीं, तभी तो वो ले गया। अपने लड़के को क्यों मुसीबत में डाले। रेखा के भाई ने कहा, खबरदार, अगर तुमने आज एक भी जुबान खोली, तुझको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी बहन रेखा रो रो के मुझसे बता रही है, तो क्या वो झूठ बोलेगी? मेरी बहन ऐसी नहीं है। मेरी बहन पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बहन एक ईमानदार और सच्ची लड़की है। रेखा, तुम अपना पढ़ाई में ध्यान दो। अब मैं तुम्हारे बच्चे को वहाँ से नहीं ला पाऊँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम पूरा फोकस पढ़ाई में करो। रेखा को अपने भाई की बात जम जाती है। वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाने लगती है, लेकिन उसे अपने बच्चे की बहुत याद आती है। तभी उसने अपने जेठानी से बात करने का तरीका निकाला। उसने एक दिन जेठानी से पूछा, दीदी मेरा बच्चा कैसा है? तब उसने कहा कि तुम्हारा बेटा यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। सुधीर उसे बात बात पर चिल्लाता रहता है। वो सुधीर के हाथों से खाना भी नहीं खाता। सुधीर के जाने के बाद मैं तुम्हारे बेटे को खाना खिलाती हूँ। तब रेखा ने कहा, दीदी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटे का ध्यान रखना। एक काम और कर दीजिए दीदी, मेरे बेटे को मुझे गार्डन में मिलाने लेकर आइए। मीना उसकी बात मान लेती है, आखिर वो भी एक माँ है, और रेखा को रेखा के बच्चे से बीच बीच में गार्डन में लेकर आती है और मिलाती रहती है। एक दिन सुधीर को ये बात पता चल जाती है।
सुधीर अपने भाभी को बहुत बुरे बुरे शब्द बोल देता है। भैया भाभी के दोनों के बीच में उसका झगड़ा हो जाता है। अब तो उसके भाई ने कह भी दिया कि सुधीर, अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, तू अपना सब कुछ उठा और अलग हो जा। सुधीर और सुरेश अब दोनों भाई अलग रहने लगे थे। मीना ने ये बात अपनी देवरानी रेखा को बता दिया कि देखो, अब तुम्हारे बच्चे से मैं कभी नहीं मिलवा पाऊंगी। इधर रेखा को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन रेखा अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। मन ही मन सोचती है कि मैं अपने पैरों में खड़े होकर एक दिन अपने बच्चे को ज़रूर ले लूँगी। अब भाभी भी थोड़ा यहाँ भाई के डर से चुप रहने लगती है। रेखा ने पढ़ाई शुरू किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो अपने ही जिला में डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। रेखा का भाई खुशियों के लिए बैंड बाजे बजवाता है और पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाता है। इधर सुधीर अपने चिड़चिड़ेपन के व्यवहार की वजह से ऑफिस में एक दिन उसके बॉस कहते हैं कि सुधीर, तेरा आज का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक तुम अपना काम नहीं कर लोगे जब तक तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। सुधीर कहता है, मेरा जोरों से सिर दुख रहा है, मैं आज का काम कल कर दूंगा। सुधीर के बॉस कहते हैं कि मैं इसलिए नौकरी में पैसे नहीं देता कि तुम आज का काम कल करो, कल का काम परसों करो। मुझे आज का काम आज ही चाहिए, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सुधीर को वहाँ गुस्सा आ जाता है। अपने बॉस को भी वो कॉलर पकड़ लेता है और उनके चेहरे पर कई थप्पड़ लगा देता है। बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं। इस तरह से हरकत करने वाले को कौन अपने साथ रखेगा। बड़े भाई को पता चलता है कि सुधीर के पास अब नौकरी भी नहीं रही। इधर सुधीर एक एक पैसे के लिए तरसने लगता है। सुरेश अपनी पत्नी के चोरी में कुछ पैसे देकर उसकी मदद करता है। जब मीना रोकना चाहती है कि तुम उसे कुछ नहीं दोगे, तो सुधीर की सारी बातें सुरेश अपनी पत्नी को बताता है कि एक बार बचपन में जब हम दोनों भाई जामुन खाने के लिए गए थे तो मैं भी पेड़ पर चढ़ गया था। मुझे देखकर सुधीर भी पेड़ पर चढ़ आया था। मैं किसी तरह से पेड़ से उतर गया। सुधीर जब पेड़ से उतरने लगा तो आधी दूर तक ही उतर पाया और वो वहीं से गिर गया, बेहोश हो गया था। उसका होश हॉस्पिटल में आया। उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। ये बात से मेरे पिताजी ने भी मेरी माँ को बहुत डांटा था। उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखी, मेरे ना रहने पर तुमने बच्चों को जामुन के पेड़ के पास क्यों जाने दिया था। सारा दोष माँ पर ही आया था। उसी दिन से माँ ने कुछ बोलना बंद कर दिया, चुप हो गई थी। सुधीर का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन उसके सिर में लगी चोट की वजह से उसका चिड़चिड़ापन खत्म ही नहीं होता था। यह बातें जानकर मीना अपने पति सुरेश को मदद करने से नहीं रोकती थी। एक दिन सुधीर के बेटे को मैगी खाना था। सुधीर पहले उसे बहुत डांटा, फिर वो किचन में जाकर बेटे के लिए मैगी बनाने लगा। तभी गलती बस उसके किचन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा घर जलने लगता है। वो सब कुछ छोड़कर अपने बेटे को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके घर में आग लगने की वजह से बहुत कुछ उसका नुकसान हो जाता है। उसके पास थोड़े बहुत जो पैसे रुपए पड़े थे वो जल जाते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जल जाते हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके ऊपर थोड़ी बहुत जो आग की लपेट आई थी उसकी दवाइयाँ उसके भाई ने करवा दी। अब तो सुधीर बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि अब उसके पास पैसे के लाले पड़ गए थे। इसी तरह से एक दिन मीना को पता चलता है कि मेरी पड़ोस वाली भाभी जो फुल्की का धंधा करती थी वो अपना सारा सामान बेचकर अपने गांव जा रही। तभी वो अपने पति सुरेश से आकर कहती है कि क्यों ना उस भाभी की हाथ गाड़ी और उसका ठेला खरीद लें। अब तो सुधीर के पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बचा है कि वो दूसरी नौकरी भी ढूंढ लेगा। सुरेश को ये बातें अच्छी लगती है। उसे लगता है कि वो कुछ आदमियों को रखकर ये बिजनेस कर सकता है और वो सारा सामान खरीद लेता है। सुधीर को उस बिजनेस के लिए बैठा देता है। सुधीर के चिड़चिड़ेपन व्यवहार की वजह से उसके साथ कोई भी लड़के टिक नहीं पाते, इसीलिए वो अकेला ही अब पानी पूरी का ठेला लगाने लगता है। सुधीर क्या देखता है कि उसके खुद मेहनत करने की वजह से पैसे भी ज़्यादा आते हैं और अब किसी को पगार भी नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से उसका और उसके बेटे का खर्च और अच्छे से निकलने लगता है। सुधीर ने अब एक जगह से दूसरे जगह तक अपने हाथ गाड़ी को ले जाना उचित समझा। एक दिन वह अपने हाथ गाड़ी को
कोर्ट के पास ले जाकर खड़ा किया। बाहर निकलते हुए लोगों को कहता था, पानी पूरी खा लीजिए भैया जी, पानी पूरी खा लीजिए मैडम जी, तीखे और चटपटे टेस्टी पानी पूरी, आपकी थकान दूर हो जाएगी। सभी को वो इसी तरह से कहता था। एक मैडम निकली, उनको भी वो कहने लगा, मैडम जी पानी पूरी खा लीजिए। उस आवाज़ को सुनकर वो मैडम पलटती हैं। तभी सामने सुधीर को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। सुधीर भी देखता है, अरे ये तो सामने रेखा है, ये गवार यहाँ कोर्ट के पास क्या कर रही है, ये तो मैडम जैसे बनी हुई है। उसके मन में ये विचार आता है। और रेखा भी देखते हुए सोचती है कि अरे ये तो बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन ये कोर्ट के बाहर पानी पूरी क्यों बेच रहा है। दोनों मन में अपनी अपनी बातें सोच रहे थे और एक दूसरे की तरफ सिर से पांव तक देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि मैडम रुकिए, चाबी दीजिए मैडम, आज आप जल्दी जल्दी में टेबल के नीचे एक फ़ाइल गिरा दी है, वो फ़ाइल मुझे अलमारी के अंदर रखना है। मैडम चाबी निकाल कर देती हैं। तभी वो पूछता है कि रेखा तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। रेखा कहती है, हाँ मेरा क्या काम हो सकता है, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मैं यहाँ कोर्ट में क्या करने आऊँगी, तुम ही बताओ मेरा क्या काम होगा। सुधीर कुछ नहीं बोलता। फिर कहता है कि ये कौन है जो तुम्हें मैडम मैडम बोल रहा है। फिर रेखा कहती है, हाँ होगा कोई पागल है, उसे पता नहीं कि मैं मैडम नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। इस तरह से रेखा ताने मारने लगती है। फिर वो व्यक्ति फिर वापस आता है और कहता है, ये लीजिए मैडम जी चाबी। रेखा कार में बैठकर उसी तरह से फर्राटे से निकल जाती है जैसा कि कभी सुधीर उसके सामने तूफान की तरह निकल जाता था। अब सुधीर सोचने लगता है कि मैंने रेखा के साथ जो किया, उसे अपनी बातें याद आती है कि एक दिन मैं भी ऐसे ही अपनी कार से तूफान की तरह रेखा के सामने से निकल जाया करता था। रेखा हाथ बढ़ाकर कहती रहती थी, रुकिए जी, लेकिन मैं रेखा को हमेशा अनपढ़ गवार कहकर भगा दिया करता था। उसे अपनी सारी बीती हुई बातें याद आने लगी कि मैंने रेखा को किस तरह से सताया, आखिर ये इसकी क्या गलती थी। यही ना कि ये एक सीधी सादी औरत थी, मेरी हर बात पर जी हाँ किया करती थी, लेकिन मैंने इसके साथ क्या किया। इस तरह से सोचता हुआ वो घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन उसे रेखा से मिलने की बहुत बेचैनी रहती है, इसीलिए वो जल्दी से सुबह से ही पानी पूरी का ठेला लगाकर और लेकर आता है। लेकिन रेखा की थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से वो कोर्ट तक नहीं आती। सुधीर उसका इंतजार करके वापस घर चला जाता है। सुधीर की ऐसी हालत देखकर रेखा सोचने लगती है कि अब मेरे बेटे का भविष्य इसके हाथों में उज्जवल नहीं है। इसकी इतनी आमदनी नहीं है कि ये मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना सके, मेरे बच्चे को हाई सोसाइटी दे सके, अच्छी स्टाइल दे सके। इसीलिए वो कोर्ट में केस कर देती है। वहाँ पर वो कहती है कि इसकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि ये मेरे बेटे को किसी अच्छी स्कूल में पढ़ा लिखा सके, इसीलिए मुझे मेरा बेटा परवरिश के लिए चाहिए। कोर्ट में रेखा जीत जाती है और उसका बच्चा उसे मिल जाता है। सुधीर अब बच्चे के बिना भी अकेला हो जाता है। एक दिन सुधीर अपने काम पर गया हुआ था। वो अपने पानी पूरी की हाथ गाड़ी को रोड पर धक्का मारते हुए जा रहा था। वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं रह गया है, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स, ना मेरा घर, ना मेरा परिवार, सब कुछ उजड़ चुका है। वो इतना गहराइयों में डूब चुका था कि उसे पीछे से गाड़ियों की हॉर्न भी नहीं सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से एक गाड़ी ने उसको ठोकर मार दिया, जिसकी वजह से उसका जो पानी पूरी का हाथ गाड़ी था वहीं पर उलट पुलट हो गया। उसका सारा सामान गिर गया, वहीं पर बह गया। उसको भी बहुत चोट आई, खून बहने लगा। किसी ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उसके भैया भाभी भी वहां पहुंच गए। मीना ने सोचा कि क्यों न रेखा को एक बात, ये एक्सीडेंट की घटना बताई जाए। उसने रेखा को कॉल किया और सुधीर के बचपन वाली सारी घटनाएं भी उसे बता दी कि सुधीर को किस तरह से उसके दिमाग में चोट लगी थी, जिसकी वजह से सुरेश को हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था। और उसने बताया कि अब सुधीर के सिर में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है, उसका बचना मुश्किल है। तुम चाहो तो एक बार उसे देखने आ सकती हो। पहले तो रेखा ने मना किया, फिर उसने सोचा कि एक बार बच्चे को दिखा देती हूँ, और वो बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। अब तक सुधीर को
होश भी आ चुका था। सुधीर अब बहुत नरम तरीके से बात कर रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर रेखा से माफ़ी मांगी और कहा, रेखा, क्या तुम वापस घर नहीं आ सकती हो? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। क्या तुम मुझे अब माफ़ कर पाओगी? रेखा ने कहा, नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। सब लोग रेखा को कहने लगे कि रेखा, सुधीर अब पहले जैसा नहीं रहा, अब बदल चुका है। डॉक्टरों का भी कहना है कि अब जो पहले वाली समस्या थी वो शायद अब ख़त्म हो चुकी है। रेखा ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर आऊँगी कि आप पहले जैसा मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर ही चिल्लाएंगे। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। रेखा अपने बच्चे को लेकर अब घर आ चुकी थी और अपने ससुराल से ही अब अपनी नौकरी को करना स्टार्ट कर दिया था। इधर भाभी ने भी सोचा कि मैंने भी रेखा को बहुत सताया है, तो रेखा से क्यों न मैं भी माफ़ी मांग लूँ। वो भी कहने लगी कि रेखा, मुझे माफ़ कर दो, न जाने मैंने भी तुम्हें जाने अनजाने में कितना कुछ बोल दिया। रेखा कहने लगी, भाभी, जब समय बुरा होता है तो सब ऐसे ही बोलते हैं, आपकी गलती नहीं, समय ही ऐसा था मेरा। अब मेरा समय ठीक हो गया है, तो समय के हिसाब से सब लोग बदल गए हैं। दोस्तों, आप लोग बताइए, रेखा ने अपने पति को माफ़ करके सही किया या गलत? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना अपने परिवार का ध्यान रखना।